अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विदेश के। आज का सेशन हमारा स्पीच थेरेपी सीरीज का पहला सेशन है एंड वी आर स्टार्टिंग इट विद द टॉपिक व्हाट इज स्पीच थेरेपी, साइन सिम्टम्स एंड कॉजेज ऑफ स्पीच डिले। हम फ्यूचर में भी आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस लाते रहेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें सो दैट हमें मिले मोटिवेशन और आपको मिले हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस फौरन से पहले। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज के इस सेशन के लिए हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से बहुत ही स्पेशल गेस्ट ने, मिस सदफ नवीन। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, खासतौर पर इस फील्ड के लोगों के लिए और उन इंडिविजुअल्स के लिए जो स्पीच लैंग्वेज के हवाले से किसी भी चैलेंज से गुजर रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत से नए लोग और नए पेरेंट्स इमर्ज होते रहते हैं जिनको या जिनके बच्चों के साथ चैलेंज हो सकता है। सो मैं बहुत ही मुख्तसर सा तारुफ करवाता हूँ एंड देन बाकी हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। मिस सदफ नवीन स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं और NIRM इस्लामाबाद में हेड ऑफ स्पीच थेरेपी डिपार्टमेंट है। सो थैंक यू वेरी मच मिस सदफ कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला एंड वेलकम टू आवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं, कैसे हैं आप? एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे स्टार में ज्वाइन किया, मतलब इनवाइट किया। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम फीलिंग हम्बल्ड। थैंक यू सो मच। और आप इस स्पीच थेरेपी की फील्ड में मैं बहुत अरसे से काम कर रही हूँ। और स्टिल, जैसे आपने कहा कि नए लोग आते रहते हैं, तो डेफिनेटली जो नए यंग जनरेशन जो आ रही है उनके मसाइल भी ज्यादा आ रहे हैं। और उनके लिए जानना जरूरी है कि कौन कौन से प्रोफेशनल्स इस फील्ड में काम कर रहे हैं और कौन से ऐसे प्रोफेशनल एरियाज हैं जहाँ पे इनको अप्रोच किया जा सकता है। तो और ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं जहाँ पे इनको अप्रोच किया जा सकता है। तो उसके लिए आपकी एफर्ट बहुत ज़्यादा, आई रियली अप्रिशिएटेड कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म, यूनिफाइड प्लेटफॉर्म दिया है सबको, कि जहाँ पे ना सिर्फ ऐसे के प्रोफेशनल से लोग सीख सकते हैं, बल्कि उनको जो डायरेक्टरी है आपकी, दैट इज़ रियली वेरी गुड। और जो आप डायरेक्टरी डेवलप कर भी रहे हैं नए प्रोफेशनल्स की, और जो आपने डायरेक्टरी डेवलप की है इंस्टीट्यूशंस की, दैट इज़ अ ग्रेट एफर्ट। तो अल्लाह आपको जजा दे इस चीज़ की, क्योंकि ये लोगों को क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। आजकल क्वैकरी बहुत आम है। और ये एक अच्छी एफर्ट होगी। और मेरे ख्याल में कि इस चीज़ में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि सही प्रोफेशनल्स तक पहुंचा जाए, और जो कि क्वालिफाइड है। और जाहिर है जो जिनको आप अपने उस पे लेंगे, लिस्ट में डालेंगे, तो या डायरेक्टरी में डालेंगे, तो वो डेफिनेटली आप इस चीज़ को वेरीफाई करके डालेंगे कि जो क्वालिफाइड होंगे। क्योंकि हमारे पास क्लिनिक में और हॉस्पिटल में इस तरह के केसेस बहुत आ रहे हैं कि जिनको मिसगाइड किया जाता है, और जो क्वैक्स जिनको मिसगाइड करते हैं। तो मेरा ख्याल है, और जहाँ तक मेरे इंट्रोडक्शन का ताल्लुक है, तो मेरा नाम है डॉक्टर सदफ नवीन, और मैं हूँ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। मैंने 1991 में स्पीच थेरेपी का फर्स्ट एवर डिप्लोमा जो लॉन्च हुआ था NIRM में, वो किया था। उसके बाद मेरी 2 इयर्स ऑन जॉब ट्रेनिंग थी अंडर अमेरिकन एक्सपर्ट CCC होल्डर डायन शेफर। और उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया एज अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट ओवर देयर। और फिर उसके साथ साथ मैंने अपनी एजुकेशनल कॉम्पिटेंसी इंक्रीज की, और अपनी क्लिनिकल स्किल्स को भी इम्प्रूव किया। और इन दिस फॉर द सेम पर्पस आई वेंट टू जापान ऑन अ कोर्स, जहाँ पे मैंने डिस्फेजिया और वॉइस डिसऑर्डर्स को पढ़ा, और वापस आके पाकिस्तान में उसको अपने जो करिकुलम है उसमें इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स किया स्पेशल एजुकेशन में। और साथ ही फिर मैंने MS हमने रिफा यूनिवर्सिटी में लॉन्च किया, जिसको मैंने ही प्लान किया था। और वहाँ पे मैंने उनको प्रोग्राम बना के दिया, और फिर हमने फर्स्ट बैच में MS किया। उसके बाद फिर मैंने इसरा यूनिवर्सिटी से PhD की रिहेबिलिटेशन साइंसेज में। तो साथ साथ पढ़ते भी रहे हैं, काम भी करते रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ऐसे मौके दिए कि हम लोगों के काम आ सके। और ये जो आपकी एफर्ट है, ये भी बेसिकली इसके पीछे पर्पस यही होगा। अल्लाह ताला आपको जजा दे। आमीन। बहुत शुक्रिया जी तारुफ का भी और अप्रिशिएट करने का। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं।
तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज स्पीच थेरेपी। स्पीच लैंग्वेज थेरेपी क्या है, और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट कौन होता है और करता क्या है? स्पीच थेरेपी जो है ये एक ऐसी फील्ड है जो कि कम्युनिकेशन, स्पीच, लैंग्वेज, ईटिंग, फीडिंग, स्वॉलोइंग, ये सारे के सारे डिसऑर्डर्स फ्रॉम प्राइमीज टू ओल्ड एज, जितने भी किसी भी एज के डिसऑर्डर्स होते हैं उन सबको डील करते हैं। और इसमें जो है स्पीच थेरेपी में वन ऑन वन बेसिस पे ग्रुप सेशंस, ऑनलाइन सेशंस, हर तरह से सेशंस लिए जाते हैं। और बेसिकली आपका जो मेजर फंक्शन, जो स्पीच थेरेपिस्ट मेजर रोल प्ले करता है, वो आपके ब्रेन फंक्शनिंग के ऊपर काम करता है। यानी कि जैसे एक साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग करता है, तो स्पीच थेरेपिस्ट ने ना सिर्फ काउंसिल करना है, बल्कि साथ साथ उसके उन बैरियर्स को आइडेंटिफाई करना है जो कि बच्चे की स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर आ रहे हैं या कोई डिसऑर्डर कॉज कर रहे हैं। और उनको उनके एक्चुअल लेवल को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उनको अगर कोई एड्स की ज़रूरत है, कोई हेल्प की ज़रूरत है, कोई एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है, वो करनी है। और इंटेलिजेंटली उसके क्लिनिकल प्लान्स बना के और फिर उसके अंदर वो मॉडिफिकेशंस लेके आनी है। और बेसिकली यही होता है कि आपने बोल बोल के बोलने का इलाज करना है। सही। अच्छा, एक चीज हमें बताइए, अभी आपने जिक्र किया कि स्पीच थेरेपी में ज़्यादा फोकस है कम्युनिकेशन में, सॉल्विंग में, आपने जिक्र किया। तो अगर हम ये थोड़ा सा मजीद इसको एलैबोरेट करना चाहें और मुझ जैसे लोगों के लिए ज़रा समझने में और एक्सपैंड करना है इसको, तो इसके बहुत से सब डोमेन्स भी हैं क्या? अगर हैं तो वो कौन कौन से सब डोमेन्स हैं जो स्पीच थेरेपी के अंडर आते हैं? जी। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में ये होता है कि आप एक दूसरे को अपना मीनिंग कन्वे करती हैं। कम्युनिकेट जानवर भी करते हैं, कम्युनिकेट एक इन्फेंट भी करता है क्राइंग के थ्रू। और फिर उसके बाद कम्युनिकेशन जो है वो मेच्योर होती चली जाती है। उसमें बच्चा जो है साथ साथ स्पीच अपने स्पीच अपरेटस को ग्रो कर रहा होता है, और साथ साथ वो है लैंग्वेज बिल्डिंग कर रहा होता है। वो हम लैंग्वेज बिल्डिंग जो है वो बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट के रोल से बहुत ज्यादा होती है। तो इसी वजह से बच्चे जो है मदर टंग जिसे कहते हैं, डोमिनेंट लैंग्वेज ऑफ द एनवायरनमेंट, वो लर्न करता है। और इसको मेजर टू एरियाज में डिवाइड किया गया स्पीच और लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक है स्पीच का एरिया, और स्पीच के एरिया में हम प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स एंड फ्लुएंसी ऑफ स्पीच और वॉइस, जो कि एक टोटल स्पीच प्रोडक्शन का मैकेनिज्म है, उसको ना सिर्फ स्टडी करते हैं बल्कि उसी के ऊपर फोकस करके उसी के डिसऑर्डर्स को फाइंड आउट करके और उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। और दूसरा एरिया है लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव दोनों एरियाज को जो मेजर पार्ट्स हैं, लेकिन उसके बीच में उनके माइनर डोमेन्स भी हैं। उन सारे एरियाज को आइडेंटिफाई करने के बाद, उन डोमेन्स को असेस करने के बाद, उसके अकॉर्डिंगली बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। ठीक है। और लैंग्वेज का डिसऑर्डर जो है, जैसे एडल्ट पेशेंट्स होते हैं उनमें एफेजिया कॉमनली कहलाता है। वो एफेजिया जो डायग्नोज होता है उसमें भी हम रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव एरिया और उसके बीच में जितने भी एरियाज हैं उन सबको आइडेंटिफाई करने के बाद फोकस्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद आ जाता है ईटिंग, फीडिंग एंड स्वॉलोइंग डिसऑर्डर्स। और बेसिकली इनको स्वॉलोइंग डिसऑर्डर्स के नाम से यानी डिस्फेजिया के नाम से ज्यादा जाना जाता है। लेकिन फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू ये ईटिंग डिसऑर्डर होता है। ईटिंग डिसऑर्डर में ये होता है कि अपने मेरी आवाज रिवर्बरेट कर रही है थोड़ा सा। तो ईटिंग डिसऑर्डर्स के अंदर आपने रिकग्निशन ऑफ द फूड से लेके और फूड की ट्रांसमिशन टू द स्टमक, वहां तक जितना भी एरिया में कोई प्रॉब्लम आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है। और जो फेरेंजियल एरिया है वहां तक के जितने भी डिसऑर्डर्स है उनको ट्रीट भी करना है। जो इसोफेजियल और ये जो स्टमक के इश्यूज होंगे वो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डील करेगा। राइट। अच्छा, हमें आगे चलते हैं। हम ये पूछना चाहेंगे कि बेसिकली जब हम कहते हैं स्पीच डिले, तो स्पीच डिले है क्या, और इसके क्या सिम्टम्स हैं, और पेरेंट्स कैसे जज कर सकते हैं कि अगर हम छोटे बच्चों की बात करें कि उनको स्पीच डिले या ऐसा कोई शक उनको हो सकता है, कैसे हो सकता है? स्पीच डिले और स्पीच डिसऑर्डर दो तरह की चीजें होती हैं। स्पीच डिले होता है कि आप माइलस्टोन्स अचीव तो कर रहे हैं लेकिन थोड़ा लेट हैं।
ठीक है, जैसे कि एक बच्चा है, गर्दन संभालता है, फिर उसके बाद बैठता है सपोर्ट के साथ, फिर विदाउट सपोर्ट बैठता है, फिर खड़ा होता है सपोर्ट के साथ, फिर उसके बाद चलना, फिर रनिंग, फिर किकिंग हिटिंग वगैरह स्टार्ट करता है। तो इसी तरीके से स्पीच के भी माइलस्टोन्स हैं। स्पीच के पहले माइलस्टोन्स हैं बच्चे का क्राइंग साउंड्स हैं, फिर डिफरेंशिएटेड क्राइंग्स हैं कि वो डिफरेंट तरीके से, व्हेन द चाइल्ड इज वेट तो वो एक और तरीके से रोएगा, जो कि माँ पहचान लेती है कि ये बच्चा हम्म। किस लिए रो रहा है। तो वो क्राइंग साउंड से उसका स्पीच की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। फिर ये होता है कि बैबलिंग की स्टेज आती है, फिर उसके बाद आती है सिंगल वर्ड्स की, वन वर्ड की स्टेज, जो कि 1 ईयर पे जाके बच्चा मामा बाबा आजा दे दे इस तरह के वर्ड्स बोलने लगता है। और साथ साथ उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज भी डेवलप हो रही होती है, यानी वो रिकग्नाइज करना शुरू हो जाता है अपनी सराउंडिंग पीपल को और सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स को। तो 1 साल का बच्चा जो होता है वो इतना हो जाता है कि वो अपनी प्रेफर कर देता है, करता है कि अपने पेरेंट्स के पास जाना है, या दूसरों को रिफ्यूज करना शुरू करता है। 6 महीने का बच्चा जो होता है उसकी इतनी अच्छी रिकग्निशन नहीं होती। तो इस तरह रिकग्निशन डेवलप होती है अगर पेरेंट्स विजिलेंट रहें अबाउट द माइलस्टोन्स। कि 2 साल का बच्चा है, उसने फ्रेजेस बोलने हैं, अब वो 2 साल की उम्र तक फ्रेजेस नहीं बोल रहा, घर वाले कह रहे कोई बात नहीं, चार बोल लेगा, तुम्हारे इसके बाबा भी लेट बोले थे, इसकी मामा भी लेट बोली थी। तो ऐसे नहीं होता। बच्चों ने, अगर हम अर्ली इंटरवेंशन नहीं करेंगे तो दिस डिले कैन बी वेरी वेरी, आई मीन, डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड टू कवर अप। ठीक है। तो हम्म। और ये फिर लेटर ऑन डिसऑर्डर को भी इंडिकेट कर सकता है। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि हम अर्ली इंटरवेंशन को फोकस करें। और अर्ली Right. इंटरवेंशन में यही है कि माइलस्टोन्स के ऊपर हम वॉच रखें और उसके लिए विजिलेंट रहें। क्या बच्चा वो माइलस्टोन, स्पीच के माइलस्टोन्स जो कि कूइंग, बैबलिंग, वन वर्ड स्टेज, फिर बूस्ट ऑफ वोकेबलरी, जब बच्चा चलना शुरू होता है एकदम बूस्ट ऑफ वोकेबलरी आता है, वो गेन कर रहा है। फिर उसके बाद वो 2 वर्ड फ्रेजेस पे आ गया या नहीं आया, 2 से 2.5 साल की उम्र में उसकी वोकेबलरी एक्सपेंड की है या नहीं, लाइक 250 to 300 वर्ड्स एक्सप्रेसिव वोकेबलरी हो जानी चाहिए। फिर उसके साथ साथ फिर बच्चा 4 साल की उम्र पे स्टोरी टेलिंग स्टेज पे होता है। तो अगर ये सब माइलस्टोन्स उसने अपनी एज के साथ नहीं अटेन किए तो इसका मतलब है कि देयर इज अ डिले और देयर कुड बी अ डिसऑर्डर टू। और हम्म। डिसऑर्डर क्या होता है? डिसऑर्डर ये होता है कि आप, इसकी मैं एक एग्जांपल देती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, कि आपने लाहौर जाना है, आप लाहौर पे, लाहौर वाली मोटरवे पे चढ़े हैं, लेकिन आपसे अगली गाड़ी जिनके साथ आप जा रहे थे वो जरा पहले चले गए हैं, आप उनसे पीछे रह गए हैं, तो आप डिलेड है। लेकिन अगर आप पेशावर वाली मोटर वे पे चढ़ गए हैं तो आप पहुंचेंगे हम्म। नहीं, दिस इज अ डिसऑर्डर। तो हम्म। डिसऑर्डर जो होता है वो ऑलवेज डेविएशन में होता है, कि मतलब बच्चा जो है माइलस्टोन से डेविएट कर रहा होता है। इनिशियली तो यही होता है, लगता है कि नहीं सीख रहा, नहीं सीख रहा एक सर्टेन एज तक, लेकिन लेटर ऑन जाके पता चलता है कि उसमें डिसऑर्डर है। तो जो एट रिस्क पॉपुलेशन होती है उसको हमेशा उसके लिए विजिलेंट रहना चाहिए, उसके ऊपर चेक रखना चाहिए कि ये गेन कर रहे हैं या नहीं माइलस्टोन्स। और एट रिस्क पॉपुलेशन कौन सी होती है? एट रिस्क पॉपुलेशन होती है जिनकी फैमिली में कोई डिसेबिलिटी रन कर रही हो, या डिलेड स्पीच रन कर रही हो, या कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स रन कर रहे हो, या हमारे यहाँ पे एक बहुत कॉमन कॉज है, हमने बहुत डाटा कलेक्ट किया उसके ऊपर, कि कजन मैरिज। कजन मैरिज में डिसेबिलिटी बहुत ज्यादा कंटिन्यू करती है। तो उसके लिए जो है वो हम उसको एट रिस्क पॉपुलेशन में रखते हैं, और उनकी हम जितनी मैक्सिमम असेसमेंट्स होते हैं वो सारी करते हैं, लाइक हेयरिंग की असेसमेंट करेंगे, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज की असेसमेंट करेंगे, कि कहीं बच्चे में कोई स्लो लर्निंग या लर्निंग डिफिकल्टीज का कोई फैक्टर ना आ रहा हो, क्योंकि हर चीज जो है वो स्पीच और लैंग्वेज को अफेक्ट करती है। एक ये एक एक्सक्लूसिव किस्म की एबिलिटी है जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता की है, स्पीच और लैंग्वेज। इसमें बहुत सारे शऊर और बहुत सारी कॉग्निशन, बहुत सारी हायर ऑर्डर थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, तभी जाके हमारी स्ट्रांग मेमोरी की बेस के ऊपर हम अपनी लैंग्वेज को एक्सपैंड करते हैं। तो आपको इसलिए हर एरिया को देखना पड़ता है माइन्यूटली, कि कहाँ पे कोई डिसऑर्डर आ रहा है। तो इस तरह राइट। से फिर हम उसको असेस करना चाहिए। और एट रिस्क पॉपुलेशन में जैसे मैंने बताया कि कोई बर्थ कॉम्प्लिकेशन है, कोई कंजेनिटल में जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, या कोई एक्वायर्ड प्रॉब्लम्स हैं, यानी मदर को कोई डिसऑर्डर, कोई डिजीज हुई, या कोई ड्रग यूज किया किसी भी वजह से, तो वो चीजें, फिर मैल न्यूट्रिशन मदर्स हैं, अंडर स्ट्रेस, जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है दैट इज ऑल्सो कॉजिंग प्रॉब्लम्स। और फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कॉज करने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बच्चे के न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही होती है, ब्रेन हम्म। डेवलप हो रहा होता है, न्यूरल प्लेट बनती है। तो इस टाइम में खास तौर पे केयरफुल रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो एट रिस्क पॉपुलेशन को जरूर अपने बच्चों के लिए विजिलेंट रहना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि न्यूक्लियर फैमिलीज, जो हम्म। ऐसी फैमिलीज में रहते हैं कि जहाँ पे सिर्फ पेरेंट्स हैं,
या दोनों वर्किंग हैं, तो बच्चे को एक स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा जहाँ पे वो लैंग्वेज सीख सके, और बच्चा बहुत ज्यादा स्क्रीन एडिक्ट हो गया है। वो हम्म। उसको मोबाइल दे दिया जाता है या वो टीवी देखता रहता है, कार्टून्स देखता रहता है, तो उसकी वजह से उसके अंदर ये वो भी एट रिस्क पॉपुलेशन है। तो उसके लिए भी एक असेसमेंट बहुत जरूरी है। उनमें ना सिर्फ स्पीच डिसऑर्डर्स बल्कि अदरवाइज बिहेवियर डिसऑर्डर्स भी डेवलप हो जाते हैं। राइट। अच्छा, आपने कॉजेज पे भी अच्छा डिटेल से बताया हमें, एंड सिम्टम्स का और डिले का भी हमें काफ़ी अच्छे तरीके से बता दिया। अब मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या है कि पाकिस्तानी पेरेंट्स को जब हम माइलस्टोन्स और चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो क्या आप क्या समझती हैं कितने परसेंट लोगों को इस चीज़ का पता भी होता है, अवेयरनेस होती है माइलस्टोन्स की बच्चे के? क्या समझती हैं आप? मेरे इतने लंबे चौड़े एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि लोगों को समझाना खासा मुश्किल होता है और लोगों को पता भी होता है तो लेकिन एक डिनायल फेज होती है। अक्सर जैसे मेरे पास डॉक्टर्स आते हैं, उन्होंने तो चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ी होती है सारी, और उन्होंने न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट भी पढ़ी होती है, लेकिन स्टिल वो शायद ये वजह होती है कि कभी तक गौर नहीं किया होता। पता होने के बावजूद दे आर नॉट, दे डू नॉट रिकग्नाइज इट दैट मच। तो वो हमें फिर काउंसलिंग के थ्रू उनको एजुकेट करना होता है। तो बेसिकली हम वहाँ पे उनको एजुकेट करते हैं। आप कह सकते हैं कि जो ऑलरेडी जानने वाले हैं वो बहुत ही छोटी सी परसेंटेज है। आप कह सकते हैं 2-3% लोगों को ऐसे होता है कि हाँ ये हमारे बच्चे ने इस एज पे नहीं किया था तो इसलिए हम विजिलेंट होके 2 ईयर्स की एज पे आ गए। या वो कहते हैं कि इसके बाबा भी लेट बोलते थे, घर वाले सब कह रहे थे कि वो लेट बोलेगा, खैर है कोई बात नहीं, लेकिन हम मैं कॉन्शियस हो रही थी इसके लिए। कई दफा हम्म। ऐसे आके मदर्स मुझे बताती हैं, कई दफा फादर्स ऐसे बताते हैं कि मदर ज्यादा कॉन्शियस हो रही हैं लेकिन मुझे कोई मसला नहीं है, ये सीख लेगा, मैं भी लेट बोला था। या मदर भी कहती हैं कि कोई मसला नहीं है बोलेगा लेकिन इसके बाबा ज्यादा क्यूरियस हो रहे हैं। लेकिन तो ये इसका सब मतलब है चीजें कि होती हैं। रेशो काफी कम है जिनको कम है। बहुत कम है पाकिस्तान में। देखें, हम्म। वो कहते हैं ना कि माइंड, व्हेन माइंड डजंट नो आईज डोंट सी। हम्म। तो जब आपको पता नहीं होगा एक चीज का तो आप उसको कैसे, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो एक ना जनरल मेरा ख्याल है कि जो हमारे गायनी वार्ड है वहां के अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये माइलस्टोन्स बच्चे को इस सर्टेन एज में अटेन कर लेने चाहिए। तो इस तरह के हम्म। ब्रोशर्स वगैरह, कुछ ना कुछ पिक्चर्स, इस तरह की चीजें अवेलेबल होनी चाहिए ताकि वो शुरू से विजिलेंट रहें। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि एक डिसेबिलिटी और एक ट्रीटमेंट का जो फाइनेंशियल बर्डन फैमिली के ऊपर आना है और एक सोसाइटी के ऊपर आना है, वो चीजें डिक्रीज हो जाएंगी। हम्म। और टाइम सेविंग होगा, आप टाइम पे बच्चे को लुक आफ्टर कर लेंगे। सही। अच्छा, ये बताइए कि जब पेरेंट्स या कोई भी फैमिली मेंबर जो ऑब्जर्व कर रहा हो इस किस्म का कोई भी डिले बच्चे में देखे, तो कितना वेट करना चाहिए उनको, और कैसे और कब उनको स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट की तरफ जाना चाहिए या किसी प्रोफेशनल से एडवाइस सीख करनी चाहिए? क्या वेट करना चाहिए उनको? वेल, वेट तो नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई डिले भी नजर आ रहा है तो आप वेट करने के बजाय किसी प्रोफेशनल से गाइडेंस लेके, और जो चीज प्रोफेशनल आइडेंटिफाई करके आपको बता रहा है कि ये चीज लैक कर रही है, या आपको जरा ज्यादा स्टिमुलेट करने की जरूरत है, एनवायरनमेंट के अंदर ज्यादा उसको इनरिच करने की जरूरत है, तो आप उस वक्त वो करें। डिले इज, वेटिंग इज नो गुड। क्योंकि आप देखें हमारे यहाँ तो खैर, आपको पता है हम तो रोटी कपड़ा मकान वाली अभी उस लेवल पे हैं। हम उस लेवल पे नहीं है कि हेल्थ चेक हर एक का मंथली या 6 मंथली या एनुअली हो। अगर ये सब कुछ चीजें फॉलो की जाएं तो बहुत सारी डिसेबिलिटीज जो है बहुत अर्ली आइडेंटिफाई हो जाएं और उनका बर्डन भी हमारी सोसाइटी पे ना आए। लेकिन ये होता है कि यही सोचते रहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, और खास तौर पे जब पहला बच्चा होता है तो पेरेंट्स बिल्कुल नहीं जान पाते कि ये वाकई ये नॉर्मल है इस एज पे ये करना या नहीं है। तो मेरे ख्याल में अवेयरनेस इंक्रीज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है डेवलपमेंट के ऊपर। और दूसरा, डिले अगर कोई लग रहा है आपको, ये नहीं बच्चा बोल रहा, 6 महीना का हो गया उसने ब ब ब ta नहीं स्टार्ट की, 8 महीने का हो गया, 8 महीने तक आपने वेट कर लिया, अगर 8 महीने पे भी नहीं कर रहा तो, और वो अटेंड नहीं कर रहा, आप उसको कॉल कर रहे हैं अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आवाजों पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो फिर आपको कॉन्शियस होना चाहिए। चेकअप कराने में कोई हर्ज नहीं होता। राइट। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि एक चीज़ मैंने पढ़ी सुनी कि हेयरिंग इश्यूज भी जो हैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट डील कर रहा है। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये तो हेयरिंग इश्यूज हैं, तो इससे स्पीच का क्या ताल्लुक, इनका आपस में क्या कनेक्शन है?
हेयरिंग इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ स्पीच डेवलपमेंट। ठीक है। हेयरिंग नहीं है तो स्पीच लैंग्वेज डेवलप होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आप सिर्फ, अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस दी हैं। 5 सेंसेस हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं जिससे सारी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के अंदर जाती है। उसमें स्पीच और लैंग्वेज की डेवलपमेंट के लिए हमारा 75% रोल जो है हमारी हेयरिंग प्ले करती है, और 25% रोल हमारी विजन प्ले करती है। कि हम चीज को देखेंगे और फिर हम उस चीज का नाम सुनेंगे तो हम उस चीज का नाम जो कि एक सिंबल है वो हम उस चीज के साथ अटैच करेंगे और फिर हम उसे याद रख सकेंगे। तो बेसिकली हेयरिंग को के जो ऑडियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स है, जो ईएनटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो स्पीच थेरेपिस्ट बिल्कुल डील नहीं कर रहा। लेकिन ये है कि अगर वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि एक बच्चा जो है वो उसकी स्पीच अनइंटेलिजिबल है, समझ ही नहीं आ रही किसी को, और उसमें बहुत सारे ओमिशन एरर्स हैं, यानी बहुत सारी साउंड्स को बार बार मिस कर रहा है, तो और कजन मैरिज की हिस्ट्री भी है, या कोई फैमिली हिस्ट्री भी है हेयरिंग इम्पेयरमेंट की, या कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या कोई ईयर डिस्चार्ज वगैरह की हिस्ट्री है, या बच्चे को बहुत ज्यादा फ्लू रहता है, तो ऐसी सूरत में जो है उनको ईएनटी को रेफर भी करेंगे। स्पीच थेरेपिस्ट उसको आइडेंटिफाई करने के बाद प्रॉपर ईएनटी के पास रेफर करेगा। और ये जो रिहैब का काम है ना, ये तो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच है। मल्टीपल प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। तो उसमें आप कभी भी वन मैन शो नहीं कर सकते। आपको पहले बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि पीछे क्या प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से स्पीच में प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसमें हेयरिंग का एक बहुत 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 स्ट्रांग रोल है। तो इसलिए हेयरिंग के बारे में नॉलेज होना एक स्पीच थेरेपिस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसको आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो इसलिए आप ये नहीं करते कि हम उसको हेयरिंग एड ट्रीटमेंट करें या हम उसके ऑडिटरी टेस्टिंग करें, अनलेस के किसी है स्पीच थेरेपिस्ट ने साथ ऑडियोलॉजी में भी कुछ मास्टर्स वगैरह किया हो, तो वो तो कर सकता है। लेकिन अगर वो खाली स्पीच थेरेपिस्ट है तो वो रेफर करेगा ऑडियोलॉजी के पास, या ऑडियोलॉजिस्ट के पास, या ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास, ताकि वो फाइंड आउट कर सके। अब जैसे बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम में बच्चों के एडिनॉइड्स ग्रो कर जाते हैं, हाइपरट्रोफीड एडिनॉइड्स होते हैं, यानी नाक और हलक के अंदर गदूद होते हैं जो कि बढ़ जाते हैं, और बच्चे जो है वो नाक की बजाय मुंह से सांस लेते हैं। उन बच्चों में ईयर इन्फेक्शंस भी होते हैं, और उन बच्चों में माउथ ओपन रखते हैं, वो अपना एक खास किस्म का फेस होता है उनका। तो वो अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं और आप ईएनटी के पास भेजते हैं तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, और बच्चे का ईयर इन्फेक्शन जो कि उसके साथ साथ हो रहा है वो उस वक्त करेक्ट कर दिया जाएगा, ट्रीट कर दिया जाएगा। जब वो ट्रीट हो जाएगा तो बच्चे का स्पीच का प्रॉब्लम भी ट्रीट हो जाएगा, बच्चे के बिहेवियर इश्यूज भी हैंडल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उस प्रॉब्लम को साथ लेके चल रहे हैं, वो प्रॉब्लम वहीं का वहीं मौजूद है, तो फिर उसकी स्पीच डेवलपमेंट, बिहेवियर डेवलपमेंट में क्या काम करेंगे। हम्म। ठीक है। और इसी तरह राइट। से मॉडरेट हेयरिंग लॉस है, बच्चे का कंफ्यूज है, आपको नहीं पता चल रहा हेयरिंग लॉस है या नहीं है, तो फिर उस सूरत में अगर ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट हो जाएगी और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी स्पीच थेरेपी प्लान करेंगे हेयरिंग एड के साथ, तो फिर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप टाइम वेस्ट करेंगे, रिसोर्सेज वेस्ट करेंगे, अपनी भी और पेशेंट की। हम्म। राइट। अच्छा, नेक्स्ट मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमने ये कई दफ़ा प्रोफेशनल से सुना है कि जब बच्चे बड़े हो रहे हों तो उनको अपनी पेरेंट्स को चाहिए कि उनको अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करें, ताकि अगर वो स्पीच की इन्हांसमेंट भी इससे पॉसिबल है। तो आप क्या कैसे और किन एक्टिविटीज़ में पेरेंट्स उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल के थ्रू अगर आप हमें समझा सकें। जी। इसमें ये होता है कि देखें, एक बच्चे की तो स्पीच थेरेपी तो चल रही है, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि जो 30 से 45 मिनट्स का सेशन जो एक स्पीच थेरेपिस्ट ले रहा है उसने कोई मैजिक करना है। ठीक है। डेफिनेटली वो टेक्निकली काम करेगा और फुल कंसंट्रेशन के साथ जब वो स्पीच सेशन लेगा तो चेंज आएगी बच्चे के अंदर। उसकी वोकैबलरी, वर्बल कम्युनिकेशन, या जो भी आपका टारगेट होगा वो अचीव करेगा। लेकिन बच्चा बाकी 23 आवर्स तो अपने घर में है ना, अपने पेरेंट्स के साथ है। तो पेरेंट्स को हर वो मौका यूज करना है जो कि बच्चे की स्पीच, लैंग्वेज और लर्निंग को एनहांस करे। ठीक है। अब अगर हमने कोई फीडिंग स्किल लर्न कराई है और वो पेरेंट्स उसको फीड कराते हुए उसको अप्लाई करेंगे, तो बच्चे में फीडिंग की जो इम्प्रूवमेंट है वो जल्दी आएगी। सिमिलरली अगर आप उसको, हमने कोई उसको फॉर एग्जांपल कोई कलर कॉन्सेप्ट दिया है, और वो कलर कॉन्सेप्ट हमने उनको कहा है कि घर में आपने जाके कंटिन्यू करना है, तो इंस्टेड के उसको टेबल पे बिठा के पढ़ाएं, दिस इज येलो, दिस इज ब्लू, दिस इज ग्रीन, आप उनको पेरेंट्स को गाइड कर देंगे कि जब आप इसे कपड़े पहनाने लगे हैं तो शो हिम 2 शर्ट्स,
कि आपने येलो पहनी है कि ब्लू पहनी है। तो वो हम्म। उससे जब वो आइडेंटिफाई कर लेगा तो उसको जल्दी से बताना भी आ जाएगा। फिर जब वो अगर फॉर एग्जांपल वो कहते हैं मैंने ब्लू पहनी है, तो आप कहें अच्छा और ये कौन सा कलर है। तो फिर हम्म। आप जब पूछेंगे तो वो उसको फिर आइडेंट हो सकता है नाम लेने की कोशिश करें। तो आपने जो इंसिडेंटल लर्निंग होती है एनवायरनमेंट के अंदर, उसके चांसेस को बढ़ाना है कि वो पूरे के हम्म। पूरे अपने एनवायरनमेंट में से, अपने घर में इतनी स्टिमुलेशन मौजूद है, इतनी वोकेबलरी मौजूद है, उस वोकेबलरी से उसको वो वोकेबलरी उसको देनी है, क्योंकि वो उसकी रूटीन की वोकेबलरी है। स्पीच और लैंग्वेज पढ़ानी नहीं है, स्पीच और लैंग्वेज हम्म। डेवलप करनी है बच्चे के अंदर। तो इस चीज के ऊपर फोकस रखने। जी। राइट। अच्छा, कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं पेरेंट्स के, तो अगर आप इजाज़त दें तो हम वो भी आपके सामने रखें ताकि उनको भी आप श्योर। रिप्लाई कर सकें। जी पहला इंशाल्लाह। क्वेश्चन जो है पेरेंट का, वो ये पूछते हैं कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट, इसमें क्या कोई फर्क है? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई फर्क नहीं है। और इसको अगर आप इंटरनेशनली भी अगर आप फाइंड आउट करेंगे, आजकल तो हर एक के पास एक क्लिक ऑफ फिंगर के ऊपर एक इंफॉर्मेशन मौजूद, एक इंफॉर्मेशन का पूल मौजूद है। तो आप जब खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई डिफरेंस नहीं है, ये सिर्फ एक नोमेनक्लेचर है। कहीं पे पैथोलॉजिस्ट ज्यादा कॉमनली यूज होता है, कहीं पे थेरेपिस्ट ज्यादा यूज होता है। दे आर इक्वली क्वालिफाइड। इस पे कोई डिफरेंस नहीं है। लोगों ने बस इसको, आपको पता है हमारे पाकिस्तान में थोड़ा सा ये ट्रेंड है कि बड़ी बड़ी टर्म्स और बाहर से आए हुई जो लोग और इन्फॉर्मेशन है उसको ज्यादा वैल्यू करते हैं। तो ये भी इंफॉर्मेशन बाहर से ही आई है कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। राइट। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन स्पीच प्रोडक्शन एंड आर्टिकुलेशन? होता है कि जब आपने ब्रीथ इन किया, ब्रीथ आउट करते हुए आपने वोकल कॉर्ड से एयर को गुजारा, आपने ब्रेन से इंफॉर्मेशन दी, अपने वोकल कॉर्ड्स को उन्होंने वाइब्रेट किया, आवाज पैदा हुई, आवाज आपके हलक से गुजरती हुई आपके माउथ में आई और नोज में आई, अकॉर्डिंगली रेजोनेट किया और आपने स्पीच प्रोड्यूस की। और आर्टिकुलेशन जो होता है दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल साउंड। ठीक है, कि हमने ये कैसे किसी साउंड को प्रोड्यूस किया। फॉर एग्जाम्पल हमने ब बोलना है तो हमने लिप्स को ज्वाइन करके एयर को लिप्स के पीछे होल्ड किया और फिर एक सडन रिलीज के साथ निकाला। तो ये वाली जो स्टडी है इसको हम आर्टिकुलेशन के अंडर पढ़ते हैं। ठीक है? कि द राइट। साइंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड एंड द साइंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ होल स्पीच, द होल मैकेनिज्म। ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन पेरेंट ने किया है और वो काफी कॉमन मिथ भी है कि उस पर भी आपका रिस्पांस चाहिए कि इज स्पीच डिले लीड्स टू ऑटिज्म और नॉट? और नॉट ऑलवेज स्पीच डिले जो है वो इंडिकेटिव हो सकता है, क्योंकि ऑटिज्म का एक बहुत बड़ा फीचर ये है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर होते। उसको हम ये भी नहीं कहेंगे कि स्पीच डिले, क्योंकि उनके पास वोकेबलरी मौजूद होती है, तो सारा कुछ दिमाग के अंदर मौजूद है, बट दे आर नॉट यूजिंग इट फॉर कम्युनिकेशन। तो ऑटिज्म जो है बेसिकली उसमें कम्युनिकेशन सोशल इंटरेक्शन डिसऑर्डर आ रहा होता है। ठीक है, कि वो उसको डेवलप नहीं कर रहे होते, वो कम्युनिकेट, उनके पास जो स्पीच मौजूद है उसको कम्युनिकेशन के लिए यूज ही नहीं कर रहे। ठीक? हम्म। वो एक बात की- सेल्फ इंडल्जिंग और एक अपनी एक कून के अंदर अपने रहते हैं, चला जा रहा है, प्लस और बिहेवियर्स भी आ रहे हैं, फिर दैट कुड बी इंडिकेटिव ऑफ ऑटिज्म, बट दैट वुड नॉट लीड टू ऑटिज्म। ठीक है। राइट। अच्छा, इसी के साथ एक और क्वेश्चन एसोसिएटेड ही है कि क्या स्पीच थेरेपी से आई कांटेक्ट बच्चे का बेहतर होता है? सॉरी, आपकी ये आवाज थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो रही है। ये क्वेश्चन था कि इज स्पीच थेरेपी हेल्प्स आई कांटेक्ट इंप्रूवमेंट एज वेल? आई कांटेक्ट इम्प्रूवमेंट। ओके। आई कांटेक्ट जो है डेफिनेटली स्पीच थेरेपिस्ट का फोकस होता है कि वो आई कांटेक्ट ले। अभी मैं और आप बात कर रहे हैं तो वी नीड एन आई कांटेक्ट। ठीक है, अगर हमारा आई कांटेक्ट खत्म होगा तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इतना आई कांटेक्ट हर एक को कम्युनिकेशन के लिए चाहिए। तो स्पीच थेरेपिस्ट को इसके ऊपर फोकस करना पड़ता है। लेकिन अगर एक बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा लेकिन वो आपको पूरी तरह से लिसन कर रहा है और रिस्पॉन्ड कर रहा है और एक्ट कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो कोई बात नहीं, आप उसके पीछे ना पड़े कि आई कांटेक्ट देगा तो तभी मैं अगला गोल अप्लाई करूंगी। तो ऐसा नहीं है। आई कांटेक्ट को फोकस जरूर रखें, बिकॉज इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स।
ओके। इसके साथ एक और क्वेश्चन भी पुट किया गया है कि व्हाट इज मेंट मीनिंगफुल वर्ड। ये मीनिंगफुल वर्ड हम सुनते भी हैं, तो ये मीनिंगफुल वर्ड। हाँ, मीनिंगफुल वर्ड होते हैं कि द वर्ड दैट कैरीज मीनिंग। और जो भी हमारे नाउन्स हैं, जो भी हमारे वर्ब्स हैं, जो एडजेक्टिव्स हैं, हेल्पिंग वर्ड्स हैं, वो सब मीनिंग कैरी करते हैं। तो एक वर्ड जो होता है वो सिंबलाइज कर रहा होता है किसी आइडिया को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऐसी चीज को जो आपने कन्वे करनी है। अब चीजों के नाम है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज कॉल्ड हैंड, वाई दिस इज नॉट कॉल्ड माउथ। इसका नाम माउथ क्यों नहीं है? क्योंकि इसका नाम हैंड रख दिया गया है। हमारे लिंग्विस्ट्स ने, हमारे साइकोलॉजिस्ट ने, हमारे स्पीच पैथोलॉजिस्ट जो हैं, उन सब ने मिल के डिसाइड किया कि दिस शुड बी कॉल्ड हैंड। तो ये इसका सिंबल है। तो ये मीनिंगफुल तभी है जब हैंड को हैंड कहा जाएगा। तो बेसिकली मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्ड का मतलब ये है कि द वर्ड्स ऑलवेज कैरी सम मीनिंग। तो उनके अप्रोप्रिएटली यूज करेंगे तो वो मीनिंगफुल हो जाएंगे। अगर इनअप्रोप्रिएटली यूज कर रहे हैं हम, अननेसेसरी उसको इकुलेलिया कर रहे हैं, नेसेसरी बोलते जा रहे हैं, या मीनिंगलेस साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दोज ऑल थिंग्स आर मीनिंगलेस। राइट। अच्छा, नेक्स्ट। जैसे जागन, सॉरी, जैसे जी, जी जी। जैसे जागन्स होते हैं, कई बच्चे, कई फैमिलीज ने जागन्स बनाए होते हैं। वो कहते हैं हमें इसकी बात सारी समझ आती है। जब उनसे पूछते हैं कि ये इसको क्या कहता है, तो वो अजीबो गरीब किस्म के साउंड्स और हम्म। वर्ड्स के साउंड कॉम्बिनेशंस बता रहे होते हैं जो हमें नहीं समझ आते। तो बेसिकली वर्ड्स जो होता है वो सोशली शेयर्ड कोड है, जो कि पूरी आपके घर के अंदर, फिर आपकी सोसाइटी के अंदर सेम होना चाहिए, तभी आप मीनिंगफुल रहेंगे दूसरों के लिए। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज मिस आर्टिकुलेशन और आर्टिकुलेशन एरर्स और फंक्शन स्पीच, क्या ये एक ही चीज है? आर्टिकुलेशन एरर्स और मिस आर्टिकुलेशन एक ही बात है कि हम जब उसकी डिटेल्ड असेसमेंट करते हैं तो हम मिस आर्टिकुलेटेड साउंड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उनको हम लेबल करते हैं कि ये आर्टिकुलेशन एरर्स हैं। और फिर हम उनको आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करते हैं। आपका ज्यादा फोकस वैसे स्पीच और लैंग्वेज के ऊपर है डेफिनेटली, क्योंकि आपका फोकस स्पेशल एजुकेशन से है। तो इसके अलावा जो हम डिसऑर्डर्स देखते हैं उनमें वॉइस डिसऑर्डर भी बड़े कॉमन है। वॉइस डिसऑर्डर्स हम्म। काफी आते हैं हमारे पास। उसमें एक काफी कॉमन मेल विद फीमेल वॉइस होता है। वो हम, अल्लाह का शुक्र है, 100% रिकवरी होती है उसमें। इसी तरह के हम्म। और भी बहुत सारे होर्सनेस है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, टीचर्स के वॉइस डिसऑर्डर्स हैं, सिंगर्स के वॉइस डिसऑर्डर्स हैं, वो सब डील किए जाते हैं। फीडिंग डिसऑर्डर्स किए जाते हैं, लैंग्वेज डिसऑर्डर्स किए जाते हैं। फिर उसके अलावा फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स, बच्चा नॉन फ्लुएंट हो रहा है या कोई एडल्ट है या एडोलेसेंट है, वो डिसफ्लुएंट हो रहा है अपनी स्पीच के अंदर, तो इन सब चीजों को स्पीच थेरेपिस्ट ही डील करते हैं। राइट। सो ये वो सारे क्वेश्चंस थे, वो भी हमारे हो गए हैं। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा अपने व्यूअर्स के लिए कि एक चीज तो मैंने उनको बताई और आपने भी जिक्र की कि NIRM में आप इस्लामाबाद में होती हैं। इसके अलावा भी आपको कांटेक्ट करने का, अप्रोच करने का कोई और तरीका है? जी बिल्कुल। एक तो मेरा नंबर वैसे ही सबके पास होता है आमतौर पे, तो नंबर शेयर कर लें, वरना मैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिहैबिलिटेशन में कंसल्टेशन करती हूँ। वहाँ पे हमारी पूरी टीम है स्पीच थेरेपिस्ट की, माशाल्लाह बहुत अच्छे एक्सपीरियंस और हार्ड वर्किंग और कमिटेड स्पीच थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि हम वहाँ से बहुत सारे बच्चों को मेन स्ट्रीम कर चुके हैं आफ्टर इम्प्रूविंग देयर स्पीच एंड लैंग्वेज एंड एवरीथिंग। तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिहैबिलिटेशन जीएट मरकज के अंदर मौजूद है। वहाँ पे भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। नंबर आप बेशक मुझसे लेके शेयर कर लीजिएगा। राइट, बिल्कुल। हम आपका नंबर और एड्रेस भी शेयर कर देंगे उस जगह का, जीएड मरकज में, सो दैट इफ एनीवन वांट टू कांटेक्ट यू तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकें। So that's it जी। We are at the end of our session. It was I hope कि बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा उन लोगों के लिए जो कि ऐसी इंफॉर्मेशन की तलाश में होते हैं। और हमारी कोशिश होगी कि हम इसको बिल्डअप करें, इसके ऊपर आगे और टॉपिक्स पे भी डिस्कशन करें। सो मेरे सदफ इंशाल्लाह। नवीन, मैं आपका दोबारा बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस सेशन के लिए आपने टाइम निकाला, एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जो मोस्ट वेलकम। इसमें सिर्फ एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि हमारी ज्यादा डिस्कशन नहीं हुई है स्क्रीन टाइम के ऊपर।
आजकल जो हाँ एक जी। बहुत बड़ा प्रॉब्लम बच्चों में स्पीच डिसऑर्डर कॉज कर रहा है वो यही है कि जहाँ पे बच्चे पेरेंट्स वर्किंग हैं, आजकल ज्यादा ट्रेंड है, दोनों पेरेंट्स जॉब करते हैं या इवन नहीं भी जॉब कर रहे, फोन इतनी इजीली एक्सेसिबल चीज है और बच्चा इतनी जल्दी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, उसकी अट्रैक्शंस हैं इतनी ज्यादा। तो क्योंकि बच्चा जो है ना हिट एंड ट्रायल से लर्न कर रहा होता है, तो वो जब स्क्रीन को टच करता है वो लाइट अप हो जाती है, तो उसका एक बड़ा जल्दी रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है उस फोन के साथ। तो बच्चे जो हैं फोन ये स्क्रीन एडिक्ट हो जाते हैं, और खास तौर पे जो हैंड हेल्ड गैजेट्स हैं जैसे हम्म। मोबाइल फोन है या टैब्स हैं, ये तो बच्चे को बिल्कुल ही सोशली डिस्कनेक्ट कर देते हैं। और इस सोशल डिस्कनेक्शन की वजह से जो बच्चे के फर्स्ट ईयर्स ऑफ लाइफ हैं लर्निंग के लिए, स्पीच के लिए, वो मिस हो जाते हैं। और जिस जिस लेवल के ऊपर उसने स्क्रीन बच्चे को इंट्रोड्यूस कराई गई होती है, वहीं से उस बच्चे का डिले और डिसऑर्डर आना शुरू हो जाता है स्पीच में। तो आजकल एक नई टर्म भी इंट्रोड्यूस हो रही है, वर्चुअल ऑटिज्म, जिसपे रिसर्च चल रही है। और उस वर्चुअल ऑटिज्म में ये हो रहा है कि कुछ बच्चे जो डिफरेंट पर्सनैलिटीज के साथ बहन भाइयों में पैदा होते हैं, उनको आपने स्क्रीन एडिक्ट भी कर दिया तो उनके अंदर बिहेवियर, स्पीच डिसऑर्डर्स और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो दिस शुड ऑल्सो बी एड्रेस्ड कि ये स्क्रीन जो है, ये इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं। और बल्कि अब तो मेरे पास एडोलेसेंट्स में भी केसेस आना शुरू हो गए हैं जिनके नेक स्पैज्म, नेक जर्क्स, और फिर उसके स्पीच डिफिकल्टीज डेवलप हो रही हैं। तो आई वुड से कि अगर इस प्लेटफॉर्म, इस फोरम से ये मैसेज जितना स्प्रेड हो सके कि बहुत ज्यादा स्क्रीन नहीं देनी, बल्कि फर्स्ट ईयर्स ऑफ लाइफ में तो ना ही दें तो बेहतर है। बच्चे के साथ ह्यूमन कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, माँ बाप खुद जितनी बातें करें, उसको जितना सिखाएं, वो ज्यादा बेहतर है, वो राइट। बेहतर है। इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि हम इस सीरीज में आगे वर्चुअल ऑटिज्म पे एक अलग से सेशन भी करें। हम आपसे भी कांटेक्ट में रहेंगे। अगर हम आपसे टाइम टाई अप कर सके तो हम चाहेंगे कि हम इस पे भी बात करें। वो हमारे प्लान में तो श्योर। शामिल है। तो लेट्स सी, इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह। वहाँ तक पहुँचें। सो थैंक यू इंशाल्लाह। वेरी मच जी, वंस अगेन। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।